जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को डॉक्यूमेंटेशन को लेके, प्रोसेस को लेके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और ख़ास तौर से जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके साथ तो इस तरीके के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको कहीं ना कहीं एक फियर होता है डॉक्यूमेंटेशन का, किस तरीके से प्रोसेस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे को देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो इसी के लिए डेडिकेटेड है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको एक बेसिक आइडिया हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको देखने हैं जब वो एक रियल एस्टेट एसेट बाई करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जो रियल एस्टेट बिजनेस में नए नए आ रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट लाते रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके और प्रोसेस को लेके और प्रोजेक्ट को लेके। तो सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं रीसेल की प्रॉपर्टी बाई करने के लिए तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। प्रोसेस बड़ी सिंपल सी होती है। सबसे पहले आप जाएंगे, आप मीटिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम में आप टोकन देंगे। टोकन देने के पहले आपको डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है? डॉक्यूमेंट में आप देखिए, अगर रीसेल की ये प्रॉपर्टी है तो उसमें पूरी चेन आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। चेन में क्या होता है, एक तो ओरिजिनल अलॉटी कौन है, तो उसका अलॉटमेंट लेटर आप देखेंगे, उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप देखेंगे, अगर रजिस्ट्री हो रखी है तो वो कन्वेंस डीड देखेंगे। जब बिल्डर से डायरेक्ट रजिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं कन्वेंस डीड, और जब वो दोबारा से होती है तो उसको बोलते हैं सेल डीड। ये डिफरेंस होता है बट चीज़ वो एक ही है। मतलब आपके समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कन्वेंस डीड और सेल डीड एक ही तरीके से चीज़ होती है, बस डिफरेंस केवल इतना सा है। आपको वो देखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आप रिसिप्ट देखिए कि उसने जो बिल्डर को पे की थी वो सारी रिसिप्ट हैं या नहीं है। उसके साथ ही साथ जो है आपको अगर वहाँ पे कोई प्री लीज्ड एसेट है सपोज, तो उसका लीज डीड होगी, एलओआई होगी या फिर रजिस्टर्ड लीज डीड होगी, वो चेक आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके इन प्लेस होने चाहिए। पोजीशन लेटर भी होता है, क्योंकि कुछ डेवलपर क्या है कि पोजीशन लेटर देते हैं, कुछ ऑफिशियली नहीं देते हैं, कुछ डेवलपर क्या होता है टेनेंट को देते हैं। तो वो प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी कि भाई उस डेवलपर के साथ क्या प्रोसेस चल रही है, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। आपको सारी रिसिप्ट देखनी है, आपको अलॉटमेंट लेटर देखना है, आपको पोजीशन लेटर देखना है, आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखना है। उसके बाद जो है अगर मतलब लीज डीड हो रखी है तो लीज डीड देखनी है। ये हो गए बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे देखने ही देखने हैं। उसके बाद आप जाके सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आप एक एग्रीमेंट टू सेल साइन करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि एग्रीमेंट टू सेल में बेसिकली एक सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। वैसे तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो डालने ही डालने चाहिए। एक आध क्लॉज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अदरवाइज अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट किस तरीके से एग्रीमेंट टू सेल बनता है, क्या क्या क्लॉज उसमें होने चाहिए, उसके लिए भी लेके आऊँगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके अपडेट आपको मिलते रहेंगे और इसी तरीके से आपकी प्रोसेस बड़ी स्मूथ बनी रहेगी। तो अभी जैसे एक क्लॉज होता है, माइनर का क्लॉज डाला जाता है हमेशा से। नॉर्मली लोग एग्रीमेंट टू सेल को जब बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा उसको कॉन्शियस नहीं होते हैं, ना उसमें ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ठीक है एक एक गुड फेथ में हम काम कर रहे हैं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जैसी डॉक्यूमेंट जो है ना वो इसलिए नहीं बने होते हैं कि आप जो है सेलर और बायर जो है उनका अगर रिलेशन हमेशा अच्छा है ना, तो एग्रीमेंट टू सेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर सपोज किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट वहाँ पे आया तो ये डॉक्यूमेंट ही हैं जो आपको सेफ रखेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप जाके एटलीस्ट कोर्ट में जा सकते हो, आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप आता है कि जहाँ पे आप एक सेल एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल और सेल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, एग्रीमेंट टू सेल बनता है जिसमें आप कुछ पैसा दे रहे होते हैं, कुछ पैसा आपका पेंडिंग होता है। सेल एग्रीमेंट बनता है जिस टाइम पे आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाता है और जो है फुल एंड फाइनल का एक तरीके से वो बनता है।
उसके बाद उसके साथ ही साथ अगर सेल एग्रीमेंट आप बना रहे हैं तो उसके साथ एक फुल एंड फाइनल की रिसीट भी जरूर बना लीजिए, उसको भी आप साइन करा लीजिए, वो बेटर रहता है डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप जाते हैं रजिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। देखिए गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर ये प्रोसेस चलता है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है। यही डॉक्यूमेंटेशन आपको हर जगह देखने पड़ेंगे, हर जगह इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है। किसी स्टेट में हो सकता है कि वहाँ पे डायरेक्टली चेन का ही इशू चल रहा हो। जैसे होता क्या है कि प्लॉट किसी ने रजिस्टर कराया, बिल्डिंग बनाई, वो बेच दिया, तो उसमें ज़्यादातर रजिस्ट्री की चेन चलती है। बट आप ये मान के चलिए कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है और इसी तरीके से चलता है ऑल ओवर इंडिया। तो आप किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए और इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरीके के रेगुलर अपडेट, रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ये आप चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई लव्ड वन प्रॉपर्टी बाई करने जा रहा है तो उसके साथ भी आप इस तरीके के वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।